कहते हैं जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिलती। चाहे वो एक इंसान हो या कोई बिजनेसमैन, उसे अपनी शुरुआत बहुत छोटे लेवल से करनी पड़ती है। सफलता किसी को विरासत में नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत आज़ादी से पहले एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई और आज़ादी के बाद इसने कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि आज ये भारत का नंबर 1 ब्रांड बन गया है। आज हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं किसी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी है। आइए जानते हैं कैसे इस कंपनी ने अपने परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, बल्कि अन्य कई लोगों को भी रोजगार दिया। हल्दीराम की शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, नाम तनसुख दास, जिनकी मामूली सी आमदनी से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आज़ादी के करीब 50-60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भीखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चांदमल के नाम पर भीखाराम चांदमल नामक एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बनानी चाहिए। भीखाराम ने भुजिया बनाने की कला अपनी बहन भीखी बाई से सीखी। उनकी बहन ने अपने ससुराल से भुजिया बनाना सीखा था। भीखी जब भी अपने मायके आती तो भुजिया साथ लेकर आती। उनके मायके वाले उस भुजिया को काफ़ी पसंद करते थे। बहरहाल भीखाराम ने भी भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह साधारण थी। बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर सन 1908 में भीखाराम के घर उनके पोते गंगा बिशन अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में जल्दी शादियां हो जाया करती थीं। खैर, बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी उम्र में ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी ये थी कि किसी काम को बड़ी मेहनत व लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना भी सीख लिया और महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद अब जिम्मेदारियां बढ़ गईं। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वे भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की ज़रूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। जिस भुजिया को सिर्फ बेसन से बनाया जाता था, उन्होंने उसमें मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। अब उस भुजिया का स्वाद ज़रा सा बदल गया था, लेकिन उनके ग्राहकों को ये स्वाद काफ़ी पसंद आ गया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से ज़्यादा जायकेदार और अलग लगने लगी। लेकिन समय के साथ परिवार बढ़ने लगा और पारिवारिक झगड़े भी होने लगे। हल्दीराम ने परेशान होकर अंत में परिवार से अलग होने का फैसला ले लिया, जिसके कारण उन्हें अपने फैमिली बिजनेस से कुछ नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद साल 1937 में हल्दीराम ने बीकानेर में ही एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना भी शुरू कर दिया। वो इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफ़ी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइनें लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचाने जाने लगी थी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ साथ उनकी दुकान पर कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग ज़्यादा होने लगी, लेकिन फिर भी हल्दीराम अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई।
बेसन की जगह मोठ का इस्तेमाल और भुजिया की साइज में बदलाव के बाद दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। हालांकि महाराजा का हल्दीराम के सेव से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी हल्दीराम ने डूंगर सिंह को अपने सेव के ब्रांड एम्बेसडर में दिखाया, जिससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। जहां बाजार में दूसरे ब्रांड की सेव भुजिया 2 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी, वहीं हल्दीराम की डूंगर भुजिया 5 पैसे प्रति किलो के भाव में बिकने लगी। हल्दीराम के इस बदलाव से उनकी कंपनी का रंग रूप पूरी तरह से बदल गया। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफ़ी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने बिजनेस को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शिरकत होने पहुंचे थे, जहां वे अपने साथ अपनी भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफ़ी पसंद आया और रिश्तेदारों ने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा, जिसके बाद हल्दीराम ने अपनी कंपनी का एक ब्रांच कोलकाता में भी खोल दिया। आगे उनके पोते शिव किशन अग्रवाल और मनोहर अग्रवाल ने उनके कारोबार को संभाला। इन दोनों ने मिलकर अपनी कंपनी को कोलकाता के बाद साल 1970 में नागपुर और साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचाया। लेकिन जितनी आसानी से मैंने ये सब बोला, ये उतना भी आसान नहीं था। हल्दीराम का कारोबार दिल्ली में तो अच्छी तरह जम गया, लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में इस कंपनी को कुछ खास सफलता नहीं मिली। लेकिन अपने दादाजी की तरह दोनों पोते ने भी अपनी मार्केट स्ट्रेटजी में थोड़े बदलाव करके अपनी इस कंपनी की लाज रखी। कहा जाता है कि उन दिनों महाराष्ट्र में स्नैक्स और नमकीन के आइटम्स तो बहुत थे, वहाँ कमी थी तो बस मिठाइयों की। तो जिस कंपनी ने बीकानेर, कोलकाता और फिर दिल्ली में अपनी भुजिया की वजह से मार्केट में पहचान बनाई, उस कंपनी को नागपुर में पहचान बनाने के लिए मिठाई का सहारा लेना पड़ा। शिव किशन अग्रवाल ने नागपुर में हल्दीराम की दुकान तो खोली, लेकिन वहां उन्हें महाराष्ट्र के लोकल स्नैक्स और नाश्ते को ही बेचना पड़ा। पर यहाँ जो भी सामान खरीदने या नाश्ता करने आता, उसे वहाँ एक काजू कतली फ्री में दी जाती। काजू कतली वहाँ के लोगों के लिए एक नई मिठाई थी, इसलिए धीरे धीरे वहाँ के लोगों में हल्दीराम फेमस होने लगा। जिसके बाद हल्दीराम के दुकान में कई और नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे छोले भटूरे और इडली सांभर। हल्दीराम ने इन नाश्तों में ही अपनी भुजिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़रा सोचिए, जहां नाश्ते में इडली सांभर, छोले भटूरे और पाव भाजी एक साथ मिले, जिसके ऊपर हल्दीराम की भुजिया की टॉपिंग्स हो, और फिर आखिरी में काजू कतली जैसे डिलीशियस मिठाई, वहां कौन न जाए। नागपुर के लोकल लोग अब हल्दीराम के रेगुलर कस्टमर बन गए। जो शुरुआत में इस कंपनी की दुकान के आगे भटकते तक नहीं थे, अब इस दुकान में भीड़ लगाकर खड़े होने लगे थे। और इस तरह नागपुर में हल्दीराम ने 400% से भी अधिक का मुनाफा कमाया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम ने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। आज करीब 80 से ज़्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन साल 2015 में कंपनी को एक बड़ा झटका लगा, जब अमेरिका ने हल्दीराम के इंपोर्ट पर रोक लगा दी। उसका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है। बावजूद इसके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। आगे कंपनी के कारोबार को देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि कंपनी अधिक से अधिक ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सके। साउदर्न और ईस्टर्न इंडिया का व्यापार कोलकाता में स्थित हल्दीराम भुजियावाला के पास है, वहीं वेस्टर्न इंडिया का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है, और नॉर्दर्न इंडिया का व्यापार दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013-14 के बीच दिल्ली वाली हल्दीराम कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था। वहीं नागपुर वाली कंपनी का सालाना रेवेन्यू 1225 करोड़ और नागपुर वाली कंपनी का सालाना मुनाफा 210 करोड़ रुपए था। साल 2019 में हल्दीराम का टोटल एनुअल रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार आज हल्दीराम लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार के स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स के साथ साथ
400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखाता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब किसने सोचा था कि बीकानेर की एक छोटी सी दुकान एक दिन दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी। लेकिन मेहनत और लगन से क्या नहीं संभव है। दोस्तों, आपको हल्दीराम का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।